नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आपको अच्छे से पता है कि रेलवे एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है। आज जो क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास नंबर 12। क्लास नंबर 12 स्पेशली रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख के चल रही है। इससे पहले हमने एसएससी की पूरी सीरीज चलाई है जिसमें 100+ क्लासेस हो चुकी हैं, वो देख सकते हैं आप। बाकी रेलवे एग्जाम के लिए जो 2025 में रेलवे एग्जाम होने वाले हैं, चाहे आरपीएफ हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जीएस जीके की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। इसमें स्टैटिक जीके भी रहेगा, करंट अफेयर्स भी इंक्लूड रहेंगे। बहुत ही छोटी क्लास होगी, मात्र आधा घंटे की क्लास, लेकिन ये रेगुलर होती है। रेगुलर रात को 8 बजे डेली क्लास आएगी आपके सामने, जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, और प्लस जो क्वेश्चंस आने की संभावना है वो भी क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के जो इशू हैं आपके एग्जाम को लेकर, वो भी इसमें लास्ट में एंड में क्लास में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। पहला प्रश्न है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव्ड द पावर टू डिस्कस द बजट। निम्नलिखित किस अधिनियम के द्वारा जो भारत की लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो भारत की लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको पावर मिल गई थी बजट डिस्कस करने की, बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया था किस एक्ट के द्वारा? तो जो विधान परिषद थी, भारत की विधान परिषद थी आजादी से पहले, उस विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया था। बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया था, किस एक्ट के द्वारा मिला? तो ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1892 में आया, इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1892 में आया, उसके जरिए ये परमिशन मिल गई कि बजट को डिस्कस कर सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया बजट को डिस्कस कर सकती है, ध्यान रखेंगे आप। तो आंसर हो जाएगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट। ठीक है, आगे देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देख लेते हैं क्या है कथन। पहला और दूसरा दो कथन दिए हैं आपके सामने। पहला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919, 1919 की जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं, उन्होंने रिकमेंड किया ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हुई 1919 में, उसने उस सिफारिश की कि ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 से ज्यादा है उनको वोट देने का अधिकार मिल जाए। ठीक है, दूसरा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव विमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर। भारत शासन अधिनियम 1935 के बिहाफ पर महिलाओं को लेजिस्लेचर में, विधायिका में आरक्षित सीट देने का प्रावधान है। तो देखो भाई, अब आपको बताना है निम्नलिखित में से सही कौन सा है, निम्नलिखित में से सही कौन सा है। तो देखो, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो 1919 में हुए, इसने बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं किया कि 21 साल से ऊपर की महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल जाए, तो ये गलत हो गया। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसने बिल्कुल कहा कि लेजिस्लेचर में महिलाओं के लिए रिजर्व सीट होनी चाहिए। तो आपको सही आंसर बताना है, यानी कि केवल दूसरा सही है। ओनली 2 इज करेक्ट। क्लियर, ध्यान रखेंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं? कृषि के सबसे प्रारंभिक प्रमाण कहां से प्राप्त हुए हैं, बताओ भाई। तो थर्ड क्वेश्चन है ये, अर्लीस्ट एविडेंस, तो ये दोस्त मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। ये एविडेंस कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं? नहीं, मेहरगढ़ नहीं, ये है आपका लहुरा देवा। लहुरा देवा ये यहां से प्राप्त हुए हैं, ये आपका संत कबीर नगर, संत कबीर नगर यूपी।
ठीक है, लोहरा देवा। तो लोहरा देवा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर। आगे देखें, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इन द मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक काल में एनिमल्स पालना, जानवरों का पालना, ये इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं? ओडाई, बोगर, लखानिया, बोरी। चौथा प्रश्न है, तो देखो भाई, बागौर से मिले हैं। कहां से? बागौर से मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है, उसके अलावा आदमगढ़ यूपी में भी ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो एक तो ध्यान रखना, बागौर और इसके बाद आदमगढ़ यूपी। ठीक है, यहां पे साक्ष्य देखने को मिले हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मेसोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक काल में। आगे देखें, विच इंपोर्टेंट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट। निम्नलिखित में से वो कौन सा लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश है जो भारत को लगभग 2 भागों में बांट देता है? भारत को लगभग 2 इक्वल भागों में बांट देता है। तो 23rd डिग्री 30 मिनट्स साउथ, 33rd डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, या 23rd डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। तो बताओ भाई कौन सी रेखा है? तो यहां देखें, ये है वो 23rd एंड हाफ, ये वाली लाइन 23rd एंड हाफ। ठीक है, तो ये जो लाइन है नॉर्दर्न वाली, ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 पार्टों में डिवाइड कर देती है। इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, 23rd एंड हाफ नॉर्थ। तो इसे बोलते हैं क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। तो जो कर्क रेखा है वो भारत को, आप देख पा रहे हैं, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। यहां से निकल रही है ये कर्क रेखा। ठीक है, और इसका लैटिट्यूड कितना है कर्क रेखा का? तो ये लिखा हुआ है, यानी कि 23rd एंड हाफ डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आगे देखें, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। भारतीय मानक समय कहां से पास नहीं होता? इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कहां से पास नहीं होता? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST, किसकी बात कर रहे हैं दोस्त? हम IST की बात कर रहे हैं। तो IST जो है आंध्र प्रदेश से निकलता है, छत्तीसगढ़ से भी निकलता है, उत्तर प्रदेश से भी निकलता है, महाराष्ट्र से नहीं निकलता। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है महाराष्ट्र से नहीं निकलता है। ये होती है, देखियो टाइम, ये लॉन्गिट्यूड है। ये क्या है? लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। क्या है? देशांतर। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो IST। अब यहां देखो आप, जब हम बात करते हैं, जैसे मैं यहां बनाऊं, आपको दिखा देता हूं, ये हमने बना लिया ये ये जो लाइन है इसे बोलते हैं क्या? प्राइम मेरिडियन। इसको क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन, जो कि ग्रीनविच से निकलती है। कहां से? ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, लंदन में, वहां से निकलती है ये प्राइम मेरिडियन वाली लाइन। इसे इंटरनेशनल टाइम लाइन कहा जाता है। और ये 0 डिग्री होती है। इसी के पीछे एक लाइन होती है, जैसे ये जिगजैग वाली, इसी के पीछे ये लाइन होती है 180 डिग्री, जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे जो आता है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट, संसद में आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट आती है, आर्थिक समीक्षा आती है, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट, तो इसका मकसद क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण लाने का मकसद क्या है? तो भैया, टू रिव्यू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी एंड एनालाइज ट्रेंड्स। सीधी सी बात है, इकोनॉमिक सर्वे जो आता है पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया जाता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने किन किन मुद्दों पर काम किया, कितना काम किया, कौन सी चीज कम रह गई, कहां पर कमी रही, कहां पे प्रयास नहीं कर पाए, प्रयास किए हैं तो कितने लेवल तक कर पाए। तो ये एक ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं, एक डेटा और फैक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसके बिहाफ पर हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता है कि प्रॉब्लम यहां है, तो हम जो है आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी को बताता है, भारत की स्थिति कैसी है, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, वो बताता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इकोनॉमिक सर्वे? अब इकोनॉमिक सर्वे बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर या आरबीआई का गवर्नर? बताओ भाई कौन? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान रखना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है उसका मुखिया होता है ना। यहां देखें आप, एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि आर्थिक मामलों के विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बजट, ये इकोनॉमिक सर्वे बनाने के लिए। और इसका हेड कौन होता है? इसका हेड होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें बोला गया है मुख्य आर्थिक सलाहकार। ठीक है भाई, आगे देखें। हु टेबल्स द इकोनॉमिक सर्वे इन पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को पेश कौन करता है? कौन पेश करता है? तो सिंपल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, केंद्र के वित्त मंत्री करते हैं बजट को भी, इकोनॉमिक सर्वे को। हु करेंटली होल्ड्स द पोजीशन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? अभी वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है भारत का? तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं वी अनंता नागेश्वरन। कौन है? वी अनंता नागेश्वरन, ये करंट में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की प्रारूप समिति की। किसकी बात कर रहे हैं? संविधान सभा की प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ध्यान रखना आप, संविधान सभा ने ही भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है, लेकिन संविधान सभा के अंदर अलग अलग समितिज बनाई गई थी। हर समिति को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक उन्हीं समिति में से एक समिति है प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक कमेटी बनी थी यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर्स कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनी थी यूनियन पावर्स कमेटी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखना डॉक्टर बी आर अंबेडकर, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन पूछे हैं।
ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी यानी कि संविधान सभा, इस संविधान सभा इसके अस्थाई अध्यक्ष पहले बने थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? कई बार बता चुका हूं मैं। अस्थाई अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये बने थे। और उसके बाद जैसे 9 दिसंबर को मीटिंग होती है, ठीक 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष बन गए थे इसके, यानी कि स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखिए। द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर? क्रिप्स मिशन कब आया था भारत में? तो 1942 में आया था और इसे वापस लौटकर जाना पड़ा। वापस जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीयों की जो इच्छा थी, जो मांग थी, उस पर यह क्रिप्स प्रस्ताव खरा नहीं उतर पाया, इसलिए क्रिप्स को अपना बैग उठाकर वापस लंदन जाना पड़ा। ठीक है, 1942 में आया। वहीं देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना है। एक 1930 का आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक वाला सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद आपके लिए सवाल ये है, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, इस घटना के पीछे क्या कारण था? घटना के पीछे कारण क्या था वो कमेंट करके बताना है आपको। ठीक है। द न्यूलिथिक एज इज नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट? जो नवपाषाण युग है वो किस विकास के लिए जाना जाता है, यानी कि नवपाषाण काल में कौन सी चीज का विकास हुआ सबसे ज्यादा? कौन सी चीज का विकास हुआ सबसे ज्यादा? तो ध्यान रखना, नवपाषाण युग में कृषि करना शुरू हो गया था। कृषि करना शुरू हो गया था, तो इसी के लिए जाना जाता है, इसी के लिए जाना जाता है। तो बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत बढ़िया। द फेमस केव पेंटिंग ऑफ भीमबेटका आर एसोसिएटेड विथ विच स्टोन एज पीरियड? जो भीमबेटका गुफा है वो कौन सी एज से, कौन से युग से संबंध रखती है? कौन से युग से संबंध रखती है? तो पैलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण काल। किससे? पुरा पाषाण काल से संबंध रखती है। पुरा पाषाण काल से संबंध रखती है ये भीमबेटका। भीमबेटका केव, समझ रहे हैं? भीमबेटका केव ध्यान रखेंगे। तो पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज इसका सही आंसर हो जाएगा। द लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? तो कालहारी डिजर्ट, थार डिजर्ट, गोबी डिजर्ट, सहारा डिजर्ट। ध्यान रखना ये पूरे वर्ल्ड में पूछा है, इंडिया में नहीं। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है? तो वो है दोस्त सहारा डिजर्ट। क्या है? सहारा डिजर्ट सबसे बड़ा डिजर्ट है। ठीक है भाई, अब यहां देखें आप, ये कुछ करंट इश्यूज हैं। करंट अफेयर्स का मुद्दा, करंट अफेयर्स का मुद्दा, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक।
अब ओपेक नाम सुना होगा आपने, प्रश्न में कई बार पूछा गया है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक। तो अब न्यूज में क्यों आया है ये? तो हाल ही में ब्राजील की सरकार ने ओपेक प्लस संगठन में ब्राजील के शामिल होने की मंजूरी दी है। मंजूरी दी। ओपेक के बारे में अगर हम देखें, ब्राजील की सरकार ने ओपेक संगठन में ब्राजील के शामिल होने की मंजूरी दी है। अब यह ओपेक है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो यह तेल निर्यातक 12 विकासशील देशों की एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। 12 जो विकासशील देश हैं उनका ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। भारत इसका सदस्य नहीं है। टोटल 12 सदस्य हैं। स्थापना इसकी 1960 में बगदाद सम्मेलन में हुई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा गठित किया गया था इसको। उद्देश्य इसका है पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, यानी कि कच्चे तेल की कीमत डिसाइड करते हैं ये। ठीक है। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। ओपेक प्लस के बारे में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में शेल तेल उत्पादन में अधिक वृद्धि होने से तेल की कीमतों में गिरावट होने लगी है। इसी स्थिति से निपटने के लिए ओपेक ने 2016 में 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके ओपेक प्लस का गठन किया है। तो ध्यान रखना, अभी तो ओपेक है, अब ओपेक प्लस हो गया है। ओपेक प्लस, प्लस का मतलब आप समझ रहे हैं, ओपेक प्लस यानी कि और जो देश हैं वो जुड़ेंगे इसमें। क्लियर? आगे देखें, पोर्ट ऑफ कॉल, ये क्यों न्यूज में है? पोर्ट ऑफ कॉल, तो नाविका सागर परिक्रमा सेकंड के तहत भारतीय नौसेना का पोत INSSV तारिणी पोर्ट स्टैनली पोर्ट ऑफ कॉल पहुंचा है। पोर्ट ऑफ कॉल एक बंदरगाह है जहां पर INSV तारिणी पहुंचा है। भारतीय नौसेना का यह पोत है। ईस्ट फॉकलैंड में स्थित पोर्ट स्टैनली फॉकलैंड द्वीप समूह की राजधानी है। पोर्ट ऑफ कॉल के बारे में देखें क्या है ये, तो यह एक प्रकार का मध्यवर्ती बंदरगाह होता है। यहाँ जहाज आमतौर पर आपूर्ति, मरम्मत और कार्गो के ट्रांसफरमेंट के लिए रुकते हैं। यानी कि जहाजों की मरम्मत करना हो, है ना, मेंटेनेंस देखना हो, तो उसके लिए ये जहाज यहाँ पे रुकते हैं। उसे कॉल ऑफ पोर्ट कहा जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। पोर्ट ऑफ कॉल के उदाहरण हैं अदन, होनोलल, सिंगापुर इत्यादि। ठीक है। तो पोर्ट ऑफ कॉल क्या है? जहां पर जहाज मरम्मत के लिए, आपूर्ति के लिए या कार्गो के लिए रुके, उसे बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। तो पोर्ट ऑफ कॉल हाल ही में, पोर्ट ऑफ कॉल पर कौन पहुंचा है? भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी का INSV तारिणी नाम का जो पोत है, वो जहाज है, वो पहुंचा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे क्लियर है? ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी देखिए यहां पे हाल ही में आपको पता ही है अच्छे से, दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है 5 फरवरी को रिजल्ट आया। 5 फरवरी रिजल्ट आया और रिजल्ट में जैसे 70 सीट हैं टोटल विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में 70 में से 48 भारतीय जनता पार्टी ने जीती और 22 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती। ठीक है, तो सरकार बनाने के लिए 36 सीट चाहिए थी, सफिशिएंट है। बीजेपी ने सरकार के लिए दावा पेश किया कल। ठीक है,
और जो है आज शपथ हो गई है और मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। तो महिलाओं के मामले में अगर देखा जाए तो सुषमा स्वराज थी दिल्ली की मुख्यमंत्री, फिर शीला दीक्षित बनी महिलाओं में, और अब ये रेखा गुप्ता बनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कल गई थी और सरकार फॉर्म करने का दावा पेश किया अपना, और आज इनका शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हो गया। ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री को ओथ दिलाने का काम, मुख्यमंत्री को ओथ दिलाने का काम कौन करता है? गवर्नर करते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम गवर्नर करते हैं, लेकिन दिल्ली में कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यानी कि उपराज्यपाल ने शपथ दिलाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आई होप चीजें क्लियर हैं। चलो, तो इसका ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।